मैंने जितने भी बार एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में अपीयर हुआ या जितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए गाइस, उसके बेसिस पे मैंने आपके लिए 5 सजेशन रेडी किए हैं जो एज अ स्टूडेंट आपको फॉलो करने चाहिए अपने इस अटेम्प्ट के अंदर। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बैरिक्स बडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस एनडीए 2025 क्लियर करने के लिए कि आपको बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। देखो, आपको कम से कम इतना तो पता हो कि मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो इंग्लिश हो, जीएस हो या फिर मैथमेटिक्स हो। यार सिंपल सी बात सोच करके देखो, सामने वाला आपको ये बोलेगा एवरीथिंग अंडर द स्काई इज़ एसोसिएटेड विद योर सिलेबस। ऐसा नहीं है भाई, आप मशीन तो हो नहीं, एक लिमिटेड सेक्शन ही आपको फॉलो करना पड़ेगा और उस लिमिटेड सेक्शन के अंदर ही आपको परफॉर्म करके ऊपर उठना है, डे बाय डे ग्रोथ करनी है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप करना है। यूपीएससी कुछ सिलेबस पूछती है। देखो, यूपीएससी का सिलेबस आपको है ना उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पता चलेगा, लेकिन वहाँ से क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि बहुत ही एम्बिग्यूअस लैंग्वेज में उन लोगों ने वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब अपने को क्या करना है, ये एम्बिग्यूअस बातें छोड़ करके स्पेसिफिक बातों को पकड़ना है। और ये कैसे पकड़ सकते हो? बाय एनालाइजिंग द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको पता चल जाएगा किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो देखो मैं फिजिक्स में बता सकता हूँ आपको कि फिजिक्स में ओम्स लॉ से क्वेश्चन आते हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज़ में पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं, लिफ्ट से क्वेश्चन आते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, स्कैटरिंग से, रिफ्रैक्शन से, उसके बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, हर इन सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगी ये बात? ये सारी बात पता चलेगी PYQ से। उसके बाद में मार्किंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए। देखो यार, भगवान नहीं हो आप लोग, कुछ ना कुछ एरियाज़ में आप भी वीक होंगे। आपको ये क्लियर होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्लियर है कि बेयर मिनिमम मैं इतना करूँगा लेकिन मेरा टारगेट इतना रहना चाहिए। यानी कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम चीज़ें डिसाइड करके जानी है। मिनिमम कब? मिनिमम तब जब पेपर आएगा हार्ड, जो कि सबके लिए आएगा, और जब आएगा ईजी तो उस टाइम पे आपको टारगेट रहना चाहिए कि मैं अराउंड 80% पेपर को सॉल्व करूंगा या क्लियर करूंगा। जैसा भी आप टारगेट बनाएं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टारगेट बनाइए, और जो घर से सोच के गए हैं उससे इधर वहाँ पे जाकर के कुछ भी मत कीजिए। कुछ हाई यील्डिंग एरियाज़ है जो मैंने आपको पहले भी बताए, वो आपको कैसे पता चलेंगे? PYQs को एनालाइज करो गाइज, बार बार बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़, अच्छा देखो यार, ये हाई यील्डिंग एरियाज़ के बेसिस पे ना मैंने कुछ नोट्स कंपाइल किए। आपको बहुत सारे नोट्स, PDF कंटेंट फ्री में क्लासेस आपको बैरिक्स बडी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपको सारी सुविधाएं वहाँ पे मैं देता रहता हूँ। बाकी आप जैसे जो 54-55 हज़ार लोग फ्री में इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, एक मज़ेदार इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ। इफ़ यू आर समवन जो कि हमारे रिसोर्सेज को फॉलो करके सेलेक्ट होता है फ्री ऑफ कॉस्ट वाले से, आप हमारे बैच का पार्ट हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको आपके मोटिवेशन और आपके हार्डवर्क के लिए अवार्ड करना चाहता हूँ। देखो यार, मेरे को भी है ना ज़िंदगी में बहुत सारे अवार्ड मिले। इन अवार्ड की वजह से है ना मेरे को एक पुश मिला, सच बात बता रहा हूँ। चाहे वो रक्षा मंत्री पदक हो, चाहे वो YP हो, चाहे वो और दूसरे अवार्ड्स हो, उनसे मुझे पुश मिला। तो आपको भी ये कॉन्करर टी-शर्ट, जिसमें एक साइड में धर्मो रक्षिता रक्षिता लिखा हुआ है, दूसरी साइड में वीर भोग्य वसुंधरा, ये टी-शर्ट एक अचीवर टी-शर्ट है, कॉन्करर टी-शर्ट है कि आपने अपनी मेहनत से अपने एम को अचीव किया है। बाकी इफ़ यू आर समवन NDA 1 2026 के लिए या CDS 1 2026 के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन मीडियम में प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो सितंबर 1 2025 से हम लोग अपने एडमिशन चालू करेंगे। आप लोग आकर के यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। नहीं भी करना तो फिर भी आप, एक सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ इस अटेम्प्ट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू हैव अ शेड्यूल। देखो, आप फौज में जाओ, कहीं पे जाओ, एक दिन आप है ना 10 घंटे काम कर लो, अगले दिन 1 मिनट काम ना करो, 2 घंटे भी काम ना करो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, ये फ्लक्चुएशन से है ना कभी भी ग्रोथ नहीं होगी। कंसिस्टेंसी से ग्रोथ रहती है। थोड़ा बहुत, जितना बेयर मिनिमम फ्लक्चुएशन हो उतना ज़्यादा अच्छा। देखो यार, ये सबको पता है, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, पढ़ाई है ना बोरिंग होती है भाई, सच में बोरिंग होती है। अगर ईजी होती ना तो सारी जनता ही ना कर लेती क्या? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने दिन में है ना स्लॉट्स में पढ़ाई करो। कभी भी है ना गधे की तरह लद के मत जाओ। आपको पता होगा कुछ आदमी ऐसे होंगे जो कि सुबह में, जिनका बहुत तेज़ दिमाग काम करता है, तो उस टाइम पढ़ लो। कुछ मेरे जैसे होंगे, भाई मेरा तो रात में करता है, ठीक है, बहुत तेज़ काम करता है रात में दिमाग, तो भाई रात में पढ़ लो। तो वो आपको डिसाइड करना है कि किस टाइम पे आपको काम करना है। दूसरा है ना, सब्जेक्ट में बैलेंस बनाओ। आप इंग्लिश को छोड़ दोगे तब भी दिक्कत है,
जीएस सेक्शन को छोड़ दोगे तब भी दिक्कत है, और मैथ्स को छोड़ दोगे फिर तो दिक्कत है ही। यानी तीनों में आपको बराबरी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आप बार बार शॉर्ट जो ब्रेक्स होते हैं ना उनमें काम करो। एक टेक्निक है, जापानीज़ टेक्निक है, जापानीज़ लोग हैं ना उनकी एफिशिएंसी बहुत हाई मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? वो एक पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि हर 25 मिनट के बाद में काम करने के लिए 25 मिनट के बाद में 5 मिनट का ब्रेक होता है। इस ब्रेक में आपको पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, खाना खाना है तो छोटा कोई फ्रूट खा सकते हो, फिर 25 मिनट का काम करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसी 6 साइकिल रिपीट होने के बाद में फिर आप 1 घंटे या आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो। और अगर आप ये 3 घंटे की साइकिल रिपीट कर दोगे ना, इसके लिए यूट्यूब पे भी टाइमर्स होते हैं जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टाइमर। गाइस वो करके देखो, आपकी ज़िंदगी है ना सेट हो जाएगी। भाई मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको, ठीक है, बड़े भाई के तौर पे मान लो, ठीक है। बहुत एक बढ़िया सजेशन है। पोमोडोरो से मुझे पर्सनली बहुत फ़ायदा मिलता था, मैंने स्टूडेंट्स को बताया, उनको बहुत फ़ायदा मिला। आप भी करके देखोगे तो आपको भी मिलेगा। फिर आपको रियलिस्टिक टारगेट सेट करने पड़ेंगे। रियलिस्टिक टारगेट क्या होता है? आप सोच के देखोगे कि आज शाम तक है ना मुझे अपनी पॉलिटी कंप्लीट करनी है, बायोलॉजी कंप्लीट करनी है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसे है कि हाँ बस रिवीजन कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो कुछ ना कुछ सेक्शन तो आपका 100% बात है, सीधी सी बात है, छूटेगा ही। तो इसलिए रियलिस्टिक टारगेट रखो। बहुत बड़े और बहुत ओवरली स्पेशल टारगेट रखोगे ना जो आपके ऊपर बर्डन डालेंगे तो आपका है ना आउटपुट नहीं निकलेगा, और जब आउटपुट नहीं निकलेगा, ये सच्ची बात है, आपकी एफिशिएंसी डाउन होगी क्योंकि मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। सच्ची बात है, ये याद रख लेना। फिर आता है रिवीजन। आपने कितना भी पढ़ा, अगर उसको रिवाइज नहीं किया तो क्या ही फ़ायदा यार। सीधी सी बात है भाई, आप लोग इतने समझदार हैं, आपने 10 बुक पढ़ी लेकिन पेपर के अंदर एक भी याद ना आई। मैं कहता हूँ एक बुक पढ़ो, 10 बार पढ़ो, उसको याद रख लो, जितना सेक्शन उससे पूछा जाएगा पेपर में अप्लाई कर देना। इसीलिए कहावत है, हरियाणा के अंदर आपके यहाँ पे भी होगी, कि मूर्ख आदमी का बस्ता भारी होता है भाई। ज़्यादा जगह टक्कर मारने की बजाय एक सोर्स को पकड़ के बार बार उसको रिवाइज करो, चाहे मेरे प्लेटफॉर्म से कर लो और जगह से कर लो, ठीक है। हर जगह अच्छा मिलेगा आपको, करना आपको है। किताबें पास होने से आप समझदार नहीं बन जाते, ठीक है। मैंने लाइब्रेरियन को भी मूर्ख देखा है और अनपढ़ आदमी को भी पढ़े लिखे बराबर देखा है। तो गाइज़ बार बार अपने नोट्स की रिवीजन करो। नोट्स की रिवीजन कुछ इस तरह से करनी है कि दिन में अगर आप पहले दिन कोई चीज़ पढ़ लेते हो तो तीसरे दिन एक बार उसके ऊपर नज़र मारनी है, और 7वें दिन भी एक बार उसके ऊपर नज़र मारनी है, ठीक है। नज़र है ना, जो समराइज नोट्स, जैसे मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स बताए वो समराइज नोट्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा नहीं तो आप कुछ क्विक मेमोरी रिकॉल्स का यूज़ कर सकते हो। क्विक मेमोरी रिकॉल क्या कैसे हो सकता है? जब आप इसको दोबारा से रिवाइज करने जाओ तो भाई अपने आंख बंद करके अपने दिमाग पे जोर लगाओ, या क्वेश्चन के फॉर्मेट में है ना, जो छोटी मोटी क्विज होती है उनके फॉर्मेट में जोर लगाओ। आपको ये पता चल जाएगा कि मैं किस एरिया में वीक पढ़ रहा हूँ। जिस एरिया में आप वीक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जिस एरिया में आप वीक नहीं हो उसको मोटे तौर से एक बार रीड कर लेना। तो इससे क्या होगा, आपके वीक एरियाज रिवाइज हो जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो इसको भी मुझे नहीं भूलना है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है भाई, फंडामेंटल को जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा। बिल्डिंग कितनी मजबूत बना लो, जापानीज़ लोग हैं ना जितना मजबूत बिल्डिंग को नहीं बनाते ना उससे ज़्यादा मजबूत उसकी फाउंडेशन बनाते, ठीक है। या कहीं पे भी देख लो यार, दुबई में देख लो आप, जहाँ पे भी बड़ी जितनी भी मजबूत बिल्डिंग है ना, जितनी वो ऊपर होती है ना, या आइसबर्ग को देख लो ना आप, आइसबर्ग ऊपर इतना सा नज़र आता है, नीचे इतना बड़ा होता है। तो वो क्या होता है, वो ये दिखाना चाह रहा है कि भाई मेरी नींव कितनी मजबूत है। सेम चीज़ एनसीईआरटी लेवल को अगर आप नहीं करोगे, कितनी ही अच्छी बुक पढ़ लो, ठीक है, रट्टा मार सकते हो, 1-2 दिन बेसिक समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी नहीं कर रहे तो जो नोट्स मैंने दे रखे बस उतना कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। फिर जब तक आप अपनी अंग्रेज़ी भाषा के ऊपर पकड़ नहीं करोगे, देखो एनडीए के अंदर 200 नंबर की आती है। दूसरी बात है, आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर भी यही काम देगी, साइक टेस्ट में भी यही काम देगी, और पूरे एसएसबी इंटरव्यू में भी यही काम देगी। या फिर आप कहीं पे चले जाओ यार, इस लैंग्वेज बिना आपका काम नहीं हो सकता। साथ ही साथ में इंग्लिश जब तक मजबूत नहीं करोगे, 200 में से है ना यार, आप 150 नंबर का टारगेट लेकर के चलो, कितने ईजिली स्कोर कर सकते हो और आप आराम से कर सकते हो। मेरा फुल फेथ है आपके अंदर। साथ ही साथ में जो प्रैक्टिस मैथ्स है, देखो आपने कितनी ही किताबें पढ़ी, मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ बहुत शानदार है, लेकिन वो क्या करते हैं ना, मैथ्स को जीएस के सब्जेक्ट की तरह रीड करते हैं। आप रीड करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। मैं कहता हूँ आप रीड कम करो, ठीक है,
सामने म्यूजिक चला लो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आप, पेपर मैं कह रहा हूँ 10 साल के पेपर अपने सामने रख करके 10 के 10 पेपर सॉल्व कर दो और आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी कोचिंग अकेडमी या इधर उधर, आप आराम से कर सकते हो भाई, इतने समझदार हो। बार बार बोल रहा हूँ, मैथ्स तो प्रैक्टिस का ही होता है और प्रैक्टिस बिना नहीं हो सकता भाई ये, ठीक है। मेरे को बड़ी लेट चीज़ समझ में आई थी ये, जब समझ में आई तो फिर मैंने इसको कापियाँ काली कर दी भाई। आज आपको भी बोल रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स में ग्रोथ चाहिए तो आपको पेन रगड़ना पड़ेगा, सीधी बात है। फिर दूसरा, अगर आपको डाउट आते हैं ना भाई, यूट्यूब कहीं ना कहीं आपके जो भी मेंटोर है, जो भी टीचर है, डाउट को तभी का तभी सॉल्व करो। देखो डाउट अगर कंपाइल होते रहेंगे ना तो उससे क्या होता है कि आपकी नॉलेज वीक रह जाएगी और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे और सॉल्व नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा कि यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था, मार्क्स तो यहाँ आ नहीं रहे, फ़ायदा क्या हुआ। अंत में प्रीवियस ईयर पेपर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है मैंने पहली स्लाइड के अंदर आपको बता दिया था। देखो यार सीधी सी बात है, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये पता है कि 80% ऑफ द सिलेबस से 20% ऑफ द पेपर बनता है और 20% ऑफ द सिलेबस से 80% पेपर बनता है। तो भैया 80-20 रूल के हिसाब से भी कैसे पता चलेगा, ये भी पता चलेगा PYQ से। इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स को अटेम्प्ट करो, अपनी मिस्टेक अटेम्प्ट करने के बाद में जो भी आएंगी उनको एनालाइज करो कि हाँ यार यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन यहाँ पे मैं बेसिक सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, अगली बार से नहीं करूँगा, ध्यान पर रखूँगा। वीक हूँ तो क्या करूँगा, रिवाइज़ करूँगा, रिवाइज़ करूँगा। फिर उसके बाद में मुझे अपनी इम्प्रूवमेंट ट्रैक करनी है कि पहले मैं यहाँ पे था, आज यहाँ पे हूँ, आज यहाँ पे हूँ, आज यहाँ पे हूँ। अगर डेली एक पेपर के अंदर 5% इंप्रूवमेंट भी करोगे, आपने 10 पेपर दिए तो भैया 50% इंप्रूवमेंट है। यानी अगर आपके 20 नंबर आ रहे थे तो 20 होंगे तो 30 हो जाएंगे, अगर 30 होंगे तो 45 हो जाएंगे, अगर 40 थे तो 60 नंबर हो जाएंगे आपके। ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये भी जब बार बार टेस्ट दोगे ना, इन टेस्ट पेपर को एनालाइज करोगे PYQs को, तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए बोल रहा हूँ PYQ इज़ द की टू सक्सेस, समझ में आना चाहिए आपको। तो गाइज़ इतना ही बोलूँगा, ये सारे सजेशन को आप अच्छे से फॉलो कर लो, आपको ग्रोथ नज़र आएगी। तो आज के इस वीडियो में तो इतना ही था गाइज़, लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक ही चीज़ याद रखना, दिन चाहे 40 हो दिन चाहे 20 हो, एक ही चीज़ याद रखना ज़िंदगी में कि इरादा एक होता है और नेक होता है तो सफलता ज़रूर मिलेगी। गाइज़ मेरा नाम है राहुल, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।